अस्माकं संस्कृतमयी भारतदेशस्य सर्वेभ्यः नमो नमः। च जयतु भारतम्। अत्र आदर्शचरित्र सम्प्रतिवार्तालापविषये भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज के नूतन दिन में हम बात करने वाले हैं जो अमेरिकी साहित्य के जनक के रूप में गिने जाते हैं। इतना ही नहीं, जो श्रेष्ठतम कवि भी है, साथ ही में जिसको भारतीय संस्कृति के तत्वज्ञान से प्रेरणा भी मिली है। इतना ही नहीं, जो भारतीय तत्वज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर जिन्होंने खुद का प्रकाश पूरे अमेरिका में फैलाया है। ऐसे महान तत्वज्ञानी दार्शनिक जिसका नाम है इमर्सन। 19वीं शताब्दी के मध्य में मूल निबंधों की श्रृंखला में उन्होंने मौलिक रूप से अमेरिका को अपनी सांस्कृतिक व कलात्मक संभावनाओं को देखने के तरीके को बदल ही दिया, जिससे ट्रांसलेटेटिव साहित्यिक परंपराओं का निर्मूलन हो गया। ऐसे अमेरिकी कवि, उत्तम निबंधकार, श्रेष्ठ वक्ता और महान दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन का जन्म ईस्वी सन 1803 25 मई को बोस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उन्हें अमेरिकी नवजागरण का प्रवर्तक भी माना जाता है। इमर्सन लोकोत्तरवाद के नेता थे, जो एक सहृदय धार्मिक, दार्शनिक एवं नैतिक आंदोलन भी था। दार्शनिकता के मुख्य आधार प्लेटो, प्लोटाइनस, बर्कले, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, गेटे, कार्लाइल, हर्डर, स्वेडेनबोर्ग और अंत में चीन, ईरान और भारत के लेखक भी थे। राल्फ वाल्डो इमर्सन विलियम के पुत्र थे। उनके पिता चर्च में एक पादरी थे। बड़े होते ही इमर्सन ने बोल्टन लैटिन स्कूल में पढ़ने का शुरू किया। उसके बाद ईस्वी सन 1817 में 14 साल की उम्र में इमर्सन ने हार्वर्ड कॉलेज में प्रवेश किया और वहां स्नातक भी हुए। उसके बाद ईस्वी सन 1826 में इमर्सन को एक मंत्री के रूप में लाइसेंस दिया गया था और 1829 में यूनिटेरियन चर्च में ठहराया भी गया था। इसी साल इमर्सन ने एलन टकर से शादी भी की, किंतु जब वह 1831 में ट्यूबरक्लोसिस यानी कि तपेदिक के कारण उनकी मृत्यु हुई, तो उसके बाद इमर्सन ने चर्च से इस्तीफा भी दे दिया और जल्द ही यूरोप की पुनः यात्रा शुरू भी की। यूरोप की यात्रा के दौरान वे साहित्यकार विलियम वर्ड्सवर्थ, थॉमस कार्लाइल और सैमुअल टेलर कोलरिज से भी मिले। ईस्वी सन 1833 में जब इमर्सन घर लौटे तो उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव और नैतिक जीवन के विषयों पर व्याख्यान देना शुरू किया। वे 1834 में कॉनकॉर्ड, मैसाचुसेट्स चले गए और 1835 में लीडा जैक्सन से शादी कर ली। इमर्सन के शुरुआती उपदेशों ने अक्सर अध्यात्मता की व्यक्तिगत प्रकृति को छुआ था। अब उन्होंने लेखकों और विचारकों के एक समूह में उन लोगों को पाया जो कॉनकॉर्ड में रहते थे, जिसमें मार्गारेट फुलर, हेनरी डेविड थोरो और ओमस ब्रोनसन अल्कोट भी शामिल थे। 1830 के दशक में इमर्सन ने व्याख्यान दिया कि वे बाद में निबंध के रूप में प्रकाशित भी हुए। इन निबंधों में से विशेष रूप से प्रकृति नामक निबंध 1836 में उनके नए विकसित दर्शन को मूर्त स्वरूप देने का काम किया। 1837 में द अमेरिकन स्कॉलर में दिए गए एक व्याख्यान के आधार पर अमेरिकी लेखकों को अपने विदेशी पूर्ववर्तियों की नकल करने के बजाय खुद की ही शैली खोजने के लिए प्रोत्साहित इमर्सन ने किया। इमर्सन ने बताया कि साहित्यिक व्यक्ति का प्रशिक्षण मूलतः प्रकृति के अध्ययन पर आधारित होना चाहिए तथा उसके उपरांत जीवन संघर्ष में भाग लेकर अनुभव द्वारा उसे परिपक्व भी बनाना चाहिए। यद्यपि कुछ कट्टरपंथियों ने इमर्सन का विरोध भी किया, फिर भी उनके श्रोताओं की संख्या
निरंतर बढ़ती ही रही और शीघ्र ही इमर्सन कुशल व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध भी हो गए। लगातार 30 वर्ष तक कॉनकॉर्ड ही इमर्सन के कार्य का प्रधान केंद्र भी रहा। 1840 के दशक इमर्सन के लिए उत्पादक वर्ष थे। उन्होंने साहित्यिक पत्रिका द डायल की स्थापना की और उनका सह संपादन भी किया। उन्होंने ईस्वी सन 1841 और 1844 में निबंध के 2 संस्करणों को प्रकाशित किया। उनमें से 3 निबंध जो कि सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता, मैत्री यानी कि फ्रेंडशिप और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव, ये तीनों निबंध सुप्रसिद्ध भी हुए। इसी समय के दौरान इमर्सन का परिचय हाथॉर्न और डेविड हेनरी थोरो से हुआ। कुछ साल तक इमर्सन ने वहाँ की प्रगतिवादी पत्रिका द डायल का संपादन भी किया, किंतु इसके पश्चात इमर्सन की अलग अलग पुस्तकें जो प्रकाशित हुई, जो कि ईस्वी सन 1841 में एसेज फर्स्ट सीरीज, ईस्वी सन 1844 में एसेज सेकंड सीरीज, ईस्वी सन 1849 में नेचर एड्रेसेज एंड लेक्चर्स, ईस्वी सन 1850 में रिप्रेजेंटेटिव मैन, 1856 में इंग्लिश स्टेटस, 1856 में ब्रह्म, 1860 में द कंडक्ट ऑफ लाइफ, ईस्वी सन 1870 में सोसाइटी एंड सॉलिट्यूड। इस तरह की विविध पुस्तकें इमर्सन के द्वारा सालों साल प्रकाशित होती रही। ईस्वी सन 70 के दशक तक इमर्सन को कॉनकॉर्ड का ऋषि के रूप में जाना जाने लगा। अपने असफल स्वास्थ्य के बावजूद इस समय उन्होंने 1870 में सोसाइटी और सॉलिट्यूड लिखना और 1874 में परनासस नामक एक कविता संग्रह लिखना जारी रखा। इमर्सन के इन लेखन को 19वीं शताब्दी के अमेरिकी साहित्य, धर्म और विचार के प्रमुख दस्तावेजों में माना जाता है। इस तरह संपूर्ण जीवन में लेखन और चिंतन का कार्य करते करते राल्फ वाल्डो इमर्सन की मृत्यु 27 अप्रैल 1882 को कॉनकॉर्ड में न्यूमोनिया के कारण हो गई, किंतु उन्होंने प्रकाशित की हुई 1856 में जो ब्रह्म नामक कविता है वह भारतीय पाठकों के लिए विशेष महत्व भी रखती है। इस ब्रह्म नामक कविता में इमर्सन के गीता, उपनिषद एवं पूर्वी देशों के अन्य धर्म ग्रंथों के अध्ययन की छाप स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु इमर्सन का जीवन दर्शन श्रृंखलित नहीं है, वरन वह आत्मानुभूति सत्यों का एक वैयक्तिक स्वप्न सा है, जिसे पूर्व के श्रेष्ठतम ज्ञान के ओर भी दृढ़ कर दिया है। इमर्सन के विचारों का केंद्र बिंदु तथा आधार उन्हीं का गढ़ा हुआ शब्द ओवरसोल है। ओवरसोल विश्वव्यापी तथ्य है और केवल एक है। यह सारा संसार उसी एक का अंश मात्र है। इसी को आगे चलकर इमर्सन ने चराचर की आत्मा, मौन चेतना तथा ऐसा विश्व सौंदर्य बताया है जिससे जगत का प्रत्येक अणु परमाणु समान रूप से संबंधित है। वह विश्वात्मा न केवल आत्मनिर्भर तथा पूर्ण है, अपितु स्वयं ही चाक्षुषकृत्य दृश्य तथा दृश्यमान भी है। इन विचारों का गीता तथा उपनिषदों के विचारों के साथ सादृश्य स्पष्ट ही हो जाता है। इस तरह भारत से योजन दूर रहकर भी भारतीय तत्वज्ञान का विचार करने वाले और हम उसको स्पर्श करने का प्रयत्न भी करते हैं क्या? आज के इस नूतन चरित्र में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए चरित्र कथन के माध्यम से। लेकिन आज का यह चरित्र आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इस चरित्र के बारे में कोई प्रश्न भी हो अथवा तो कोई नए चरित्र के बारे में जानना हो तो भी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा, जिसके तहत हमें भी प्रेरणा मिले। तो अद्य नूतन चरित्र संप्रति वार्तालाप विषयं समाप्तम्। जय हिंद, वंदे मातरम, जयतु भारतम, नमो नमः।